नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया नेटवर्क। टीएफडी इंडिया नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश में बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव के संकेत मिल रहे हैं और वह बदलाव महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के साथ होने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच राहुल गांधी की जाल में भारतीय जनता पार्टी फंस गई है, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रियंका गांधी का केरल के वायनाड से पर्चा दाखिला और रोड शो ने इस देश को कुछ तो संकेत दे दिए हैं। और जो उमड़ी भीड़ प्रियंका गांधी की रोड शो में, मात्र 1 किलोमीटर का रोड शो पर्चा दाखिला से पहले वह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। नरेंद्र मोदी का जब 2014 में हवा था, उस वक्त भी ऐसा नहीं देखा गया कि जिधर कैमरा जाए उधर लोग ही नजर आए। ऐसा नहीं देखा गया। बहुत भीड़ होती थी, लेकिन ऐसी भीड़ नहीं हुई जो प्रियंका गांधी के पर्चा दाखिला में हुआ, रोड शो में। और ऐसा अनुमान बहुत सी रोड शो में प्रियंका गांधी का देखा गया है कि जन सैलाब उभर पड़ता है। लेकिन एक सक्रिय राजनीति में एंट्री के वक्त यह ऐतिहासिक रहा। अब यह काउंटिंग जो होगा वह नेताओं के रैलियों से कंप्रोमाइज होगा, क्योंकि इसके पहले वह सक्रिय नहीं थी, तो इसलिए उनका वह महत्व नहीं था जो सक्रिय राजनीतिज्ञ का महत्व था। उस पन्ने में दर्ज नहीं होता था, लेकिन अब उस पन्ने में दर्ज हो गया। यह प्रियंका गांधी के पर्चा दाखिला के बाद जीत तो पक्की मानी जा रही है और वह निश्चित भी है, क्योंकि वह कांग्रेस का जनाधार बहुत है और भारतीय जनता पार्टी ना के बराबर है। ना ही समझ लीजिए पूरी तरह से, कि पूरी तरह से ना है। नाव्या हरिदास जो प्रियंका गांधी के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट खड़ी हुई है, 2 बार की पार्षद है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है, तो वह जमानत तो उनकी जब्त होगी, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या कितने नंबर पर रहेंगे यह भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन प्रियंका गांधी बहुत आगे हैं, लाखों से आगे हैं। 3,72,000 या 3,75,000, एक रेट याद नहीं है मुझे, लेकिन 3,72,000 से अधिक मतों से, तकरीबन 4 लाख के मतों से राहुल गांधी चुनाव जीते थे। और प्रियंका गांधी को लेकर के जो उत्साह वायनाड के अंदर मिला और जो सिंपैथी एक मिली, वह इंदिरा गांधी की छवि लोग देख रहे थे प्रियंका गांधी में। यही डर प्रधानमंत्री को सताएगा पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी कहती है कि, प्रधानमंत्री कहते हैं कि 100 से अधिक गालियां हमें कांग्रेस वालों ने दिया, और प्रियंका गांधी ने जो सधे अंदाज में जवाब दिया था कि आप तो 100 गालियों को याद करके रखे हैं, हम तो आपकी गालियां याद नहीं किए हैं, लिखे भी नहीं है। आप तो लिखे होंगे तभी याद है कि 99 या 100 गालियां दिए हैं। हम अगर लिखने लगे तो किताब के किताब छप जाएंगे आपके। प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब नहीं था। यह सत्य है कि पहली बार जब सांसद बन के आएंगे प्रियंका गांधी इस मानसून सत्र में, तो प्रियंका गांधी पीछे बैठेंगे, राहुल गांधी आगे बैठते हैं, क्योंकि पहले बार का सांसद को आगे स्थान नहीं मिलता है। और ऐसे में पीछे से भी वही बोलता है जो आगे वाला बोलता है, पीछे वाला को भी परमिशन वह बोलने का होता है, किसी भी मुद्दे पर बोल सकता है। ऐसे में एक मजबूत नेता, और यह लग रहा है अब कि देश को फिर दोबारा इंदिरा गांधी मिलने जा रही है, इससे कंपेयर किया जा रहा है। लोगों में यह चर्चा है, इस चर्चा का जिक्र बहुत जरूरी होता है, इसलिए यह चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंधभक्तों को रास नहीं आ रहा है प्रियंका गांधी का। क्योंकि प्रियंका गांधी मोदी के रास्ते में ऐसी रोड़ा बन जाएगी कि राहुल गांधी नहीं बन पाए उतने बड़े रोड़ा। और यह 11 की ताकत, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जोड़ी को 1-1-2 मत लीजिएगा, 11 लीजिएगा, क्योंकि यह नरेंद्र मोदी के पसीने छुड़ाने वाला है। अब
बाल्टी में पानी भर के रखना पड़ेगा पार्लियामेंट में पीने के लिए मोदी जी को। तो यह चीजें हैं, राजनीतिक एक बदलाव आने वाला है इस देश के अंदर, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। और एक चीज और आप दर्शकों को कहूंगा मैं कि महाराष्ट्र और झारखंड एक अलग दिशा में जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब जिस पैटर्न पर काम कर रही है और चुनाव आयोग ने जो साथ दिया है, चुनाव आयोग का काले से काले अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव हारी महाराष्ट्र का, तो राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी है भाजपा की। भाजपा इस पैटर्न पे चल रही है, यानी कि हर हथकंडे अपना लो। राष्ट्रपति शासन लग गया तो 6 महीने के लिए लगेगा, चुनी हुई पार्टी भी के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। इंडिया गठबंधन इसका क्या काट निकालेगा यह आने वाला समय बताएगा, क्योंकि समय नहीं होगा, इसलिए उसे सब कुछ पहले ही करना पड़ेगा। अब जब चुनाव आयोग को यह पता था कि 26 नवंबर को महाराष्ट्र का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उसके पहले सरकार बन जानी चाहिए, तो चुनाव आयोग ने 20 नवंबर को वोटिंग होगा और 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा। क्यों कहा? वह तो सर्टिफिकेट ही 24 को देगा। जब सर्टिफिकेट 24 को देगा, 25 को दे सकता है, तो 26 को कैसे शपथ ग्रहण होगा? और 26 को कार्यकाल समाप्त हो रहा है, फिर तो वहां राष्ट्रपति शासन लगेगा। और गठबंधन की सरकार होगी तो उसमें बैठक होगी, कौन नेता होगा यह भी चुनना होगा, या पार्टी का ही हो तो भी चुनने के लिए समय चाहिए होता है। यह समय नहीं दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि यह साजिश पहले से की गई। 2019 में भी महाराष्ट्र का और हरियाणा का चुनाव एक साथ हुआ था, क्योंकि इस बार भी एक साथ होना चाहिए था, क्योंकि कार्यकाल एक साथ ही खत्म हो रहा था। तब चुनाव आयोग ने क्यों नहीं कराया? यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्लानिंग के हिसाब से और हर दांव सेट हो, इसके हिसाब से हमारे देश का चुनाव आयोग चलता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए। ऐसा तो किसी ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा, लेकिन हो रहा है ना, क्योंकि इस देश का हर एक संस्था बिक चुका है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। और महाराष्ट्र चुनाव के अंदर नितिन गडकरी, जो भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के एक सबसे गद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं, जिसका प्रभाव हर जगह है, वह दिख नहीं रहे। उन्हें हर जगह से मुक्त कर दिया गया। उन्हें कहीं भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी वह नहीं है, नाम नहीं है। और विदर्भ का एरिया जो 62 विधानसभा की सीटें हैं और मराठवाड़ा में जिसमें 46 सीटें हैं, दोनों जगहों पर अच्छी खासी पकड़ नितिन गडकरी की है। लोकसभा चुनाव के अंदर विदर्भ की सभी सीटें भाजपा हार गई और नितिन गडकरी सिर्फ जीत करके आए। फिर भी नितिन गडकरी से दूरी क्यों? क्योंकि वह पीएम के चेहरे भी हैं। मोदी के बाद शाह नहीं, नितिन गडकरी का नंबर आता है, इसलिए नितिन गडकरी को पूरा हाथी पे डालने का व्यवस्था है और वह कहीं नजर नहीं आएंगे। इसका नुकसान क्या होगा, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड में भाजपा का इज्जत बचाना भी बड़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि झारखंड में तो सोची भी नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की उसके साथ क्या होगा। वह चीज हो गया कि गद्दावर नेता साथ छोड़ के चले गए। लेकिन महाराष्ट्र भी इससे अछूता नहीं है। जाने वाले तो जाएंगे ही, जो जान गए हैं कि यह चंद दिनों के मेहमान हैं। कितने दिन रहेंगे यह कोई नहीं जानता। लेकिन एक चीज बिहार से चौंकाने वाली जो खबर आ रही है कि नीतीश कुमार ने फिर बैठक बुलाई है 28 अक्टूबर को। 28 अक्टूबर को सभी विधायक और सांसदों को उपस्थित रहने के लिए बैठक में कहा गया है नीतीश कुमार द्वारा।
गैरहाजिर नहीं रहेगा, सख्त चेतावनी है। बीच चुनाव के अंदर बिहार के अंदर भी उपचुनाव हो रहे हैं, बीच चुनाव के अंदर यह बैठक क्यों हो रहा है? ऐसी कोई वजह भी नहीं है बैठक की, ऐसी कोई बात भी नहीं है बैठक की, तो यह बैठक क्यों हो रहा है? दाल में कुछ काला है। गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा के जरिए नीतीश कुमार को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं और गिरिराज सिंह के पीछे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का सपोर्ट है, इस चीज से इंकार नहीं किया जा सकता। भले भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा कि गिरिराज सिंह के इस यात्रा से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन गिरिराज सिंह कह रहे बटोगे तो कटोगे। यह चौंका रहा है नीतीश कुमार को। कहीं बहराइच का फिल्म बिहार में देखने को न मिल जाए, इस चीज का भी डर नीतीश कुमार को सता रहा है। यह बैठक बहुत कुछ निर्णायक होने वाली है। यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू से बहुत अब बातचीत भी कर रहे हैं, कुछ गुल खिल रहा है। क्या है मैं नहीं जानता, आने वाला समय बताएगा, लेकिन कुछ बड़ा होने वाला है अब इस राजनीति के अंदर, क्योंकि बैठकों के अंदर अब मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है। अमूमन बैठक का स्वरूप बताया जाता है मीडिया को कि किस चीज को लेकर के बैठक चल रही है। हर पार्टियां बताती हैं, भले किसी भी चीज के लिए बैठक कर रही हो, लेकिन कुछ ना कुछ बताती है। यह कुछ बताया नहीं जा रहा है और बैठक में मीडिया को भी जाने की इजाजत होती है, लेकिन इस बैठक में जाने की इजाजत नहीं है। जब देश को लेकर के या कोई रणनीति को लेकर के बात होती है, चर्चा होनी होती है, तो मीडिया को एंट्री दिया जाता है। लेकिन यह बैठक जो है, यह कुछ और गुल खिलाने वाली बैठक है, इसमें मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या दिक्कतें आ सकती है और भारतीय जनता पार्टी किस षड्यंत्र के तहत चल सकती है। लेकिन हम लोग महाराष्ट्र जब एक बहुत ऐसे उभर रहा है, महाराष्ट्र एक ऐसी चुनौती बना हुआ है, तो महाराष्ट्र की उन फंसने वाली पेच जो फंसने वाली है जिन सीटों का, जो राजनीतिक बदलाव को संकेत दे रही है, दो चीजें, एक महाराष्ट्र और एक बिहार नीतीश कुमार की बैठक। यह दो मुद्दे इस देश में बदलाव के प्रारूप को तैयार करेंगे। महाराष्ट्र का विदर्भ और मराठवाड़ा, विदर्भ की 62 सीटें और मराठवाड़ा की 46 सीटें, 108 सीट। यह एक परिवर्तन को दिशा और दशा देगी। और नंबर 2, नीतीश कुमार की यह बैठक, जो मुद्दे नहीं बताए जा रहे हैं और बीच चुनाव के अंदर बैठक, चंद्रबाबू नायडू की बातचीत के बाद यह बैठक कुछ निर्णायक मोड़ लेने वाला है, क्योंकि इसी बीच, चुनाव के बीच और गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा और बटोगे तो कटोगे के बीच यह बैठक हो रही है। इसलिए कुछ तो निर्णय होने वाला है। इन्हीं सब मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे आज, और इन्हीं 6 पॉइंट्स होंगे। 6 पॉइंट्स पर आज हम लोग विश्लेषण करेंगे और वह पॉइंट्स आप दर्शकों को मैं फटाफट बता दूं। नंबर 1, राजनीति को कितना बदलेगा प्रियंका फैक्टर, कांग्रेस और राहुल को मिलेगा नई ताकत, इस पर चर्चा करेंगे। और नंबर 2 जो करेंगे, महाराष्ट्र चुनाव में नितिन गडकरी नहीं दिख रहे, बीजेपी में चल क्या रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। और नंबर 3, भाजपा महाराष्ट्र झारखंड में उलझी हुई है, बिहार में नीतीश लालू करने वाले हैं खेला। ऐसा है क्या? क्योंकि बातें बराबर उठ रही हैं, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। नंबर 4, एकनाथ शिंदे अपने ही घर में फंस गए इंडिया गठबंधन की जाल में, इस पर चर्चा करेंगे। और नंबर 5 जो करेंगे, महाराष्ट्र और झारखंड में भाजपा का हुआ बुरा हाल, इज्जत बचाना हुआ मुश्किल,
इस पर करेंगे। और नंबर 6 जो करेंगे, बिहार में फिर नीतीश कुमार एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। सभी सांसद विधायक को मौजूद रहने को कहा गया है 28/10/2024 को। इन 6 विषयों पर चर्चा करें शुरू, उसके पहले नंबर 1 से शुरू करें कि राजनीति को कितना बदलेगा प्रियंका गांधी वाड्रा का फैक्टर। कांग्रेस और राहुल को मिलेगा कुछ ताकत इससे, या जैसे है कांग्रेस वैसे ही यूं ही रहेगी? अनुमान प्रियंका गांधी के अंदर इंदिरा गांधी की छवि को लोग देखने का प्रयास करते हैं और उनके भाषणों से, उनकी शैलियों से, उनके जो आम जनता से कनेक्ट करती है, लगाव रखती है, उसमें इंदिरा गांधी की छवि झलकती है। तो क्या कमबैक कर रही है इंदिरा गांधी प्रियंका गांधी के रूप में राजनीति के अंदर? और ऐसे वक्त पे प्रियंका गांधी वाड्रा का राजनीति में एंट्री हो रहा है जब हमारा देश बेहाल है। ऐसे वक्त में हो रहा है जब ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार 127 देशों के भूखमरी में हमारे देश का 105 नंबर है। इस स्थिति 2014 में यह 55 नंबर पर था 127 देशों में, लेकिन 10 सालों में 105 नंबर पर आ गया है मोदी काल में, क्योंकि 56 इंच का सीना है यहां। तो क्या प्रियंका गांधी के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा? ऐसे वक्त में प्रियंका गांधी की एंट्री हो रही है इस देश की राजनीति में, जिस समय बेरोजगारी 27 से 30% है, बढ़ोतरी हुई है मोदी काल में। ऐसे वक्त में राजनीति में एंट्री हो रही है जब महंगाई 25 से 27% की है। ऐसे वक्त में हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय 139 नंबर पर है और बांग्लादेश के नीचे है। ऐसे वक्त में हो रहा है कि 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हमारे देश पर है। ऐसे वक्त में प्रियंका गांधी का एंट्री, ऐसे वक्त में कि हर संस्थाएं बिकी हुई हैं, चाहे वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, ईडी हो, सीबीआई हो, चुनाव आयोग हो, अदालतें हो, जब हर कोई एक व्यक्ति के लिए खड़ा हो चला है, ऐसे वक्त में क्या प्रियंका गांधी प्रभाव अपना डाल पाएंगी? क्या इंदिरा गांधी की तरफ प्रभावित होंगी जिस तरह इंदिरा गांधी का जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से सत्ता चला गया था? उस वक्त मोरारजी देसाई हो या चौधरी चरण सिंह हो, जयप्रकाश नारायण हो, यह लोग सब उस वक्त हावी हुए थे। उसके बाद इंदिरा गांधी साउथ से ही एंट्री मारती है और देश में फिर एक बार उभार उनका होता है 2 से 3 सालों के अंदर ही। उस वक्त चितमंगलूर से इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी थी और नारा लगा था, एक शेरनी 100 लंगूर, चितमंगलूर चितमंगलूर। तो क्या प्रियंका गांधी के अंदर वह छवि है? क्योंकि यह नारे कल भी लगे हैं वायनाड में, तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह तो है कि प्रियंका गांधी जिस सधी अंदाज में और मुद्दों पर टिकी रहती है, वह मुद्दों से इधर उधर भटकती नहीं है और एक एक आंकड़े के साथ में जो बात करती है और एक आंकड़े और कानून को ताक पर रख करके झूठी अफवाह फैलाती हुई पार्टी का सत्ता, क्या वह सत्ता प्रियंका गांधी का अब सक्रिय राजनीति में सामना कर पाएगा? जब प्रियंका गांधी सक्रिय नहीं थी तब तो सामना नहीं कर पाया, अब सक्रिय हो जाएगी जो 24/7 365 डे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी सामना कर पाएगी? बहुत बड़ा सवाल है और इन सवालों को हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। राहुल गांधी बहुत खुश है अपनी बहन प्रियंका को राजनीति में एंट्री करा करके, लेकिन ऐसे वक्त में कराना पड़ेगा, यह तो उन्होंने भी सोचा नहीं था, लेकिन हुआ है। राहुल गांधी जिस तरह कहते हैं कि डरोगे मत, और मुंह जिस तरह से उन्होंने नारा दिया कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा,
उस पैटर्न पे जो चल रहे हैं संविधान को लेकर के। आज राहुल गांधी SC ST हो, दलित हो, आदिवासी हो, उसके हीरो बन चुके हैं और उसी राह पर चलना चाहते हैं। यानी कि राहुल गांधी ने प्रियंका को एंट्री करा करके आम जनता के हवाले अपने आप को सौंपने का एक प्लान तैयार कर लिया है कि प्रियंका गांधी पार्लियामेंट में और वह जनता के बीच में। देखना दिलचस्प होगा कि यह प्लान या फैक्टर कितना कारगर साबित होता है। आने वाला समय चुनौतीपूर्ण भी होगा, लेकिन बदलाव की, बहुत बड़े बदलाव का एक आगाज इस देश की राजनीति में होने जा रहा है। इस चीज से इंकार नहीं किया जा सकता। नंबर 2 पर आते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में नितिन गडकरी नहीं दिख रहे, बीजेपी में चल क्या रहा है? नितिन गडकरी अटल बिहारी वाजपेयी के समय के नेता है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नितिन गडकरी को साइडलाइन करना ही नरेंद्र मोदी का मकसद है। उन्हें कोई स्पेस देने की इच्छा नहीं है उनकी। ना तो उनका नाम स्टार प्रचारकों में है, ना तो उनका नाम इलेक्शन कमेटी में है जो चुनाव का लड़ने के लिए रणनीति बनाता है या प्रत्याशियों को चुनने के साथ में रहता है, उसमें उसकी मदद होती है, चुना जाता है। वह कुछ भी नहीं है, हर चीजों से उन्हें हटा गया। वह मात्र एक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और इस देश के परिवहन और सड़क मंत्री हैं, बस। अब वह नितिन गडकरी नहीं नजर आ रहे हैं। इधर बीच में कुछ सभा भी कर रहे थे, लेकिन जब से इलेक्शन का तारीखों का ऐलान हुआ है वह कहीं नजर नहीं आ रहे और उनका कोई दौरा नहीं, एकदम स्क्रीन से गायब से है नितिन गडकरी। ऐसे में जब नितिन गडकरी का मराठवाड़ा और विदर्भ के एरिया में, महाराष्ट्र में काफी पकड़ है और उनका प्रभाव है, तो आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या गुजरात लॉबी को, मोदी साहब को इतना अपने आप पर भरोसा आ गया अल्पमत में रह करके भी कि हाँ हम निकाल लेंगे? यह हर किसी को चौंका रहा है, क्योंकि अगर नितिन गडकरी ने अपना प्रभाव छोड़ा तो मोदी के लिए वो खतरे की घंटी हो जाएगी। इसीलिए नितिन गडकरी को साइड किया जा रहा है। और अगर 75 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी को हटा दिया जाता है जबरदस्ती, तो अमित शाह उसके जगह ले, यह मोदी चाहते हैं। लेकिन अमित शाह जगह ले, क्या यह भारतीय जनता पार्टी चाहती है? क्योंकि उनके राह के रोड़ा राजनाथ सिंह भी है और उनके राह का रोड़ा नितिन गडकरी भी है। नितिन गडकरी को विपक्ष हो या भाजपा के ओरिजिनल हो, वह सब एक ही नजर से देखते हैं और उनका सम्मान करते हैं, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को रास नहीं आता है। ऐसे वक्त में नरेंद्र मोदी कैसे नितिन गडकरी को आगे बढ़ा सकते हैं? लेकिन नितिन गडकरी को चेहरा उधर स्टार प्रचारकों में न डालना, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी नुकसानदायक विदर्भ के और मराठवाड़ा के एरिया में हो सकता है। विदर्भ के अंदर जो 62 सीटें हैं, विदर्भ की 62 सीटों के अंदर आप दर्शकों को मैं बताऊं अगर, तो विदर्भ में 11 जिला है, 11 जिले में 62 विधानसभा की सीटें हैं विदर्भ एरिया के अंदर। भारतीय जनता पार्टी 10 से 15 सीटें लाती हुई नजर आ रही है। यह गोदी मीडिया के हैं, दैनिक जागरण के हैं आकलन। यह जो मीडिया उनके साथ खड़ी है वह मीडिया कह रही है कि 10 से 15 सीटों पर सिमटेगी भारतीय जनता पार्टी, तो वह तो ज्यादा ही बताएगी, कम तो बताएगी नहीं। यानी कि आप समझ लीजिए कि सिंगल डिजिट में है भारतीय जनता पार्टी, अगर 15 बता रहा है तो। लेकिन
एकनाथ शिंदे शिवसेना भी 4 सीट विदर्भ में निकालती हुई नजर आ रही है, या गोदी मीडिया के थ्रू। इस दैनिक जागरण के आकलन ने भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ा दिए हैं। और यही विदर्भ में अगर नितिन गडकरी प्रभावी होते, मेहनत करते, तो शायद कुछ हो सकते थे, 15 सीटें हो सकती थी। लेकिन यह 10 से 15 की जो बात है, विदर्भ में कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में किया था, और इस बार भी बहुत ही अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। खेल क्या होगा मैं नहीं जानता आने वाले समय में, क्योंकि हर आकलन लोगों के गलत हो जाया कर रहे हैं, क्योंकि ईवीएम जिंदाबाद की बात है, और ईवीएम के भरोसे मोदी, बगैर ईवीएम के मोदी की कोई विसाध ही नहीं। तो मराठवाड़ा में आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का हाल यह है कि मराठवाड़ा में 8 जिला और 46 सीट है। 7 से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट रही है वहां पर, और मराठवाड़ा में भी नितिन गडकरी का सही वो है। और वही एकनाथ शिंदे शिवसेना की बात कर ले तो 4 सीटें निकाल रही है वह मराठवाड़ा में। लेकिन अजीत पवार की एनसीपी न विदर्भ में और न ही मराठवाड़ा में एक भी सीटें नहीं निकाल रही है, जबकि मराठवाड़ा से ही वह आते हैं। यानी कि अजीत पवार खुद की भी सीट हार रहे हैं क्या? सोचिए, यह संभव है। क्यों? क्योंकि अजीत पवार ने अपनी पत्नी को लोकसभा चुनाव में उठाया था अपने संसदीय क्षेत्र से, जिस विधानसभा से वह लड़ते हैं उसके संसदीय क्षेत्र से, और वहीं से शरद पवार की बेटी अजीत पवार की बहन सुप्रिया सुले उठी थी, और सुप्रिया सुले जीती, अजीत पवार की पत्नी हार गई। और यह सर्वे भी बता रहा है कि नहीं कुछ आ रहा है, तो यानी कि अजीत पवार अपनी खुद की भी सीट हार रहे हैं। ऐसे में अगर नितिन गडकरी को नहीं भारतीय जनता पार्टी सामने कर रही है, तो इसके जरूर कुछ कारण होंगे, या कुछ जरूर प्लानिंग होगी। आप दर्शकों को मैंने अपने संबोधन में बताया, राष्ट्रपति शासन के जरिए खेल करने की कोशिश की जा रही है कि अगर भाजपा हारी तो 26 नवंबर को कार्यकाल समाप्त होता है। चुनाव आयोग 24 को भी नहीं 25 को देर रात दे सकता है सर्टिफिकेट। 26 को दे देगा सर्टिफिकेट, और 2 दिन लेट कर देगा, बोलेगा सर्वर ही हमारा काम नहीं कर रहा है। तो क्या कर लेगा कोई, और लग जाएगा इतने में राष्ट्रपति शासन। ऐसे में इस देश को क्या दिशा मिलेगा, क्या मोड़ राजनीति में आएगा, क्या बदलाव होगा, यह समझ लीजिए आप दर्शक। वह महाराष्ट्र 8.5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है। हर एक बच्चा पैदा होने वाला 1 लाख का कर्जदार है वहां पे महाराष्ट्र में, जो कि हमारे देश का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो आता है, इनकम, वह महाराष्ट्र का आता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वही से होता है। उस महाराष्ट्र का रेवेन्यू, हर साल का इनकम 4 लाख करोड़ का है। उस महाराष्ट्र का हर एक पैदा होने वाला बच्चा 1 लाख का कर्जदार है। बहरहाल नंबर 3 पे आते हैं, महाराष्ट्र झारखंड। भाजपा महाराष्ट्र झारखंड में उलझी हुई है। बिहार में नीतीश लालू करने वाले हैं खेल। नीतीश और लालू के बीच कुछ बातचीत चल रही है। क्या बातचीत है यह मीडिया के सामने नहीं आई है, लेकिन बातचीत हो रही है। लेकिन इस बीच एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और जो बात है जिसे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, नीतीश कुमार हर चीज कर रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की सबसे बड़े दल और लीड करने वाली पार्टी कांग्रेस के ऊपर ना तो नीतीश कुमार और ना तो नीतीश कुमार का कोई व्यक्ति
कोई भी बयानबाजी नहीं कर रहा है। क्यों? आप ध्यान दीजिए, कहीं भी एक नजर आपको आया कि नीतीश कुमार ने कांग्रेस के ऊपर यह हमला किया, नीतीश कुमार के प्रवक्ता ने यह हमला किया, नीतीश कुमार के किसी नेता ने यह हमला किया, नीतीश कुमार के किसी मंत्री ने यह हमला किया? जी नहीं। इसका मतलब है कि जरूर कुछ बात है, जरूर कुछ पुलाव पक रहा है उसके अंदर, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। नीतीश कुमार तीन बार पलटी मारे और 9 बार शपथ लिए हैं, जबकि संविधान के रूप में 2005, 2010, 2015 और 2020 यह संवैधानिक शपथ था उनका। बाकी सभी शपथ जो है उनके, वह दर बदल के हैं। 9 बार के शपथ मुख्यमंत्री है वह। सोचिए, वह नीतीश कुमार जिन्हें पूरा घेरने की तैयारी की गई थी, लालू प्रसाद यादव से डिस्कनेक्ट हुए ही नहीं हुआ जाने के बाद भी। ऐसे में तेजस्वी यादव भी शांत है, लालू भी शांत है। यह बीच में बातें निकली कि लैंड फॉर जॉब के मामले में लालू प्रसाद के पूरे परिवार को जो घसीटा जा रहा है, और 25 तारीख यानी कि कल से रेगुलर सुनवाई होगी पीएमएलए कोर्ट में लैंड फॉर जॉब के मामले में। जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तो कहा जाता है कि उस वक्त जमीन के नौकरी के बदले जमीन ले रहे थे। उस वक्त तेजस्वी यादव या नाबालिग थे, बालिग भी नहीं थे। तो ऐसे में सब पूरे परिवार को जो खींचा गया है, तो यह खींच करके यह कहा जा रहा था कि नीतीश लालू की बीच में दूरी बनाने के लिए यह किया जा रहा है। लेकिन क्या उस पर कुछ लगाम लगाने के लिए, या कुछ बड़े परिवर्तन का संकेत है, बदलाव का संकेत है? यह भी आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन वही नंबर 4 पर कर ले कि एकनाथ शिंदे अपने ही घर में फंस गए इंडिया गठबंधन की जाल में। यह जो मैंने मराठवाड़ा का बात किया आप दर्शकों से, मराठवाड़ा में 46 सीटें हैं और 46 सीटों में मात्र एकनाथ शिंदे को 4 सीटें ही आ रही हैं मराठवाड़ा से। तो मराठवाड़ा से एकनाथ शिंदे को 4 सीट आ रही है, तो मराठवाड़ा का वजूद क्या रहा? और विदर्भ के एरिया में भी 4 सीटें ही आ रही हैं, और इन 4-4 सीटों पर भी अभी बहुत कुछ सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो एकजुट हो गया, चाहे ममता बनर्जी को भी टिकट दिया जा रहा है, सीट दी जा रही है, और अखिलेश यादव भी, आम आदमी पार्टी को भी एक सीट दी जा रही है, कांग्रेस है बड़े दल के रूप में, उद्धव ठाकरे, शिवसेना, शरद पवार, एकजुटता यह जो है उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और आरजेडी भी होगी। यह 7 चेहरे जब वहां खड़े होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल होगा? यह एकजुटता भारतीय जनता पार्टी के हार का कारण हो सकता है, अगर यह एकजुटता आखिरी क्षण तक, काउंटिंग के समय तक रणनीति के साथ बनी रहे एकता तो। और इस एकता में थोड़ी भी दरार आई तब यह एकता टूट जाएगी। एकनाथ शिंदे को उन्हीं के घर में घेरने की पूरी तैयारी इंडिया गठबंधन ने कर ली है कि वह छटपटा ना पाए, छटपटा करके रह जाए, वही छटपटा के कूद ना पाए।
जो पुणे में 5 करोड़ रुपए पकड़े गए और संजय राउत ने यह आरोप लगाया कि 15 करोड़ थे। 10 करोड़ की गाड़ी 15 करोड़ की तो छोड़ दी और 5 करोड़ वाला पकड़ ली। वह एकनाथ शिंदे का पहला इंस्टॉलमेंट था अपने प्रत्याशियों को। कह रहे हैं कि 50 खोखे एकदम ओके लगेगा। और यह नारा उस वक्त भी लगा था जब एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ करके सूरत और सूरत से गुवाहाटी गए थे और गुवाहाटी से सरकार बनी। उस वक्त भी लगा था कि 50 खोखे एकदम ओके। और इस चीज को लेकर के पार्टी में तकरार भी हुई थी नेताओं में, एक दूसरे पर रोप प्रत्यारोप का। तो पैसों का खेल तो चलेगा और वह कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष नहीं कर सकता। विपक्ष के लिए चुनाव आयोग एक्टिव हो जाएगा, यानी कि दो आंखों वाला चुनाव आयोग को सिर्फ विपक्ष दिखाई देता है, सत्तारूढ़ दल और गठबंधन का नेता नहीं। ऐसे में एकनाथ शिंदे के लिए मुश्किल है, इस चीज से इंकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि राष्ट्रपति शासन की भी तैयारी अंदर अंदर चल रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और रणनीति बन रही है कि अगर भाजपा गठबंधन हार गई, चुनाव सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तो राष्ट्रपति शासन लगाओ। और चुनाव आयोग तब 24 को भी सर्टिफिकेट नहीं देगा। आप दर्शक देख लीजिएगा, उसकी नीयत पर हमें विश्वास है। जैसी नीयत है उसकी, उसके ऊपर हमें पूरा विश्वास है कि वह राजीव कुमार नहीं देंगे सर्टिफिकेट, 25 को देंगे। बनाओ सरकार। और उसके बाद राज्यपाल 2-4 दिन खींचेंगे, उतने ही में लग जाएगा राष्ट्रपति शासन, और 6 महीना के लिए कोई सरकार नहीं बना पाएगा। नहीं हटाएंगे राष्ट्रपति शासन भाई, 6 महीने बाद हटाएंगे। 6 महीने बाद आना, 6 महीने तक यह राज भोगेंगे। उसके बाद महाराष्ट्र में ऐसी रणनीति हो रही है महाराष्ट्र के अंदर, और इस पर चल रहा है। बदलाव तो एक आएगा इस देश के अंदर, बदलाव होने जा रहा है, बहुत बड़ा बदलाव का संकेत मिल रहा है। या तो इस देश का बेड़ा गर्क हो जाए पूरी तरह से, और या तो यह देश सुधार की तरफ अग्रसित हो जाए, राह पर निकल पड़ेगा। दो में एक चीज कंफर्म होने जा रहा है। आने वाले समय में यह बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण होगा मुकाबला राजनीतिक देश के लिए, जो एक समंदर में ढकेलने के लिए जा रहा होगा और एक उसे बचाने के लिए लड़ रहा होगा। दो खेमों में यह लड़ाई होगी। और नंबर 5 पे आए। नंबर 5, महाराष्ट्र और झारखंड में भाजपा का हुआ बुरा हाल, इज्जत बचाना हुआ मुश्किल। जिस तरह यह खबर आई कि 24 नेता शरद पवार के संपर्क में हैं, 24 नेता, और 21 नेता करीब राहुल गांधी के संपर्क में, यानी कि 45। उन खबरों को याद कीजिए जो खबर चली थी कि 45 जिताऊ कैंडिडेट पार्टी छोड़ने के फिराक में है। अमित शाह बार बार जा रहे थे महाराष्ट्र। इसका यह संकेत है कि वह 45 कैंडिडेट जो हैं, वह 45 कैंडिडेट इंडिया गठबंधन की तरफ रुख कर रहे हैं। हर किसी को टिकट वितरण का इंतजार है कि किसका टिकट कट रहा है, और परिस्थिति अब क्या होने जा रही है, क्योंकि 20 नवंबर को वोटिंग होना है। तो अब इन 5-6 दिनों में, आज 24 तारीख हो गया, इन 5-6 दिनों के अंदर महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत उथल पुथल होगा। और झारखंड के अंदर हो गया पहले चरण के लिए 13 नवंबर को जो होना है, वोटिंग होना है, उसका उथल पुथल हो गया। 7-8 जो निकल करके भारतीय जनता पार्टी से, 6 तो एक ही बार एक ने इस्तीफा दे दिया, या 7-8 जो निकल करके झारखंड मुक्ति मोर्चा में इंडिया गठबंधन में आ गए शामिल, गद्दार नेता, जिताऊ नेता पार्टी छोड़ करके भाजपा आ गए। अब 20 तारीख को दूसरे चरण का मतदान जो झारखंड में होगा,
उसमें बहुत बड़े टूट की संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां बहुत बढ़ गई हैं। अब नंबर 6 आखिरी पॉइंट्स पे आ जाएं। आखिरी पॉइंट्स पे आते हैं। बिहार में फिर नीतीश कुमार एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। सभी सांसद विधायक को मौजूद रहने को कहा गया है 28 अक्टूबर, आज से 4 दिन बाद। इसमें मीडिया को एंट्री नहीं है और किस लिए यह बैठक बुलाई गई है यह भी नहीं किया गया है। लेकिन सभी विधायकों को और सभी सांसदों को इंक्लूड लल्लन सिंह, जो नरेंद्र मोदी के बड़े नजदीक जा रहे हैं, इंक्लूड लल्लन सिंह, सभी को बैठक में मौजूद रहना अनिवार्य है, ऐसी हिदायत दी गई है। जो नहीं शामिल होगा उसके खिलाफ पार्टी एक्शन लेगी। इसका मतलब इस बैठक कुछ निर्णायक बैठक होने वाली है कि हर एक नेता वहां बैठक में होगा और मीडिया की एंट्री उसमें नहीं है। गिरिराज सिंह द्वारा हिंदू स्वाभिमान यात्रा बिहार में निकालना और बटोगे तो कटोगे, वहां नारा लग रहे हैं, बैनर पोस्टर लग रहे हैं। यह चीजें अब नीतीश कुमार को और भी सोचने पे मजबूर करती है और नीतीश कुमार के अगल बगल के लोगों को ईडी और सीबीआई और एनआईए का जो शिकंजा कसा गया है, इसको लेके भी चर्चा होगी। और चिराग पासवान को 2020 में जो नीतीश कुमार के पीछे लगा करके 40 सीटों पर निपटाया गया, कमजोर बनाया गया, वह मॉडल 25 में नहीं चलेगा, इस चीज की क्या गारंटी है। इन सभी चीजों को लेकर के बैठक बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है। अब ऐसे में जब चंद्रबाबू नायडू और लालू प्रसाद यादव से बातचीत शुरू है नीतीश कुमार का और नरेंद्र मोदी से बातचीत बंद है, अमित शाह बुला रहे बैठक में जा नहीं रहे हैं, लोकदल की बैठक हो रही उसमें नहीं जा रहे, नीति आयोग की बैठक से दूरी बना रहे, भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम बिहार को उनको बैठक में बुला नहीं रहे हैं। इन सभी चीजों के बीच और इससे पहले एक गुप्त बैठक हुई, उसके बाद यह बैठक सभी विधायक और सांसदों की, यह बहुत कुछ संकेत दे रही है आने वाले समय के लिए। आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण होगा कि यह दिशा और दशा इस देश की किधर जा रही है, यह महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव पर आकर के केंद्रित हो गया है। राहुल गांधी ने अपना दांव चल दिया है। आप दर्शकों की क्या राय, आप दर्शकों की सुझाव क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जो दर्शक हमारे लेट जुड़े, आपसे गुजारिश है कि अब लाइव समाप्त होने के बाद रिवाइंड करके आप एक बार खबर को देखें। यह खबर आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि इस देश की बदहाली या नेता नहीं, आप दर्शक चुका रहे हैं उसकी कीमत, चाहे बेरोजगारी हो और चाहे महंगाई हो। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ 11 बजे फिर हाजिर होऊंगा। आप दर्शकों से गुजारिश और निवेदन है कि जरूर जुड़िएगा। इन्हीं में कुछ मुद्दों पर बात करेंगे विस्तार पूर्वक, जो समय कम होने के कारण विस्तार से आपको नहीं बता पाया, वो 11 बजे मैं बताऊंगा, जरूर जुड़िएगा 11 बजे विस्तार पूर्वक और भी बाकी खबरों के साथ इस पूरे विश्लेषण को कंप्लीट करेंगे। और आप हमें अगर कुछ राय देना चाहते हैं, मशवरा देना चाहते हैं, हम अपने प्रोग्राम को और भी अच्छा कैसे बना सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, हम उस पर अमल करेंगे और उस पर काम भी करेंगे। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर होऊंगा आज। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ 11 बजे, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे थे टीएफडी इंडिया नेटवर्क। ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहिए टीएफडी इंडिया नेटवर्क के साथ। नमस्कार।